अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने अपनी उकाब जैसी नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मेरा ज़रा सा दिल धड़क उठा। वो कम वक्त अजनबी एक दरख्त के पास खड़ा था और मुझे मंदिर से निकलते देखकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा था। अब यह बात साबित हो गई थी कि वो सीआईडी का आदमी है। उसे किसी न किसी वजह से मुझ पर शक हो गया है। मैं मजीदन हमाक से लड़की से बातें करने लगा। लड़की मेरी गर्मजोशी पर हैरान और कुछ परेशान भी हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है और पंजाब में प्लास्टिक की एक फर्म का एजेंट हूँ। लड़की ने कोई जवाब न दिया। वो एक तरफ घूम गई। आगे सड़क थी जहाँ एक छोटी गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। लड़की ने रुककर मेरी तरफ देखा और अंग्रेज़ी में कहा, मेरा नाम मालिनी ऐर है। लड़की गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं हाथ हिला हिलाकर उसे अलविदा करने लगा। गर्दन खुजाने के बहाने पीछे देखा तो सीआईडी का आदमी कुछ फासले पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मैं सड़क पर जाने की बजाय दरख्तों के बीच से होकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस इलाके से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। वो आदमी बराबर मेरा ताक़ुब कर रहा था। ख्याल आया कि क्यों न उसको अपना तिलिस्मी नंबर बता दूँ, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने भागने का फैसला कर लिया। बाएं जानिब किसी स्कूल की दीवार दरख्तों के साथ साथ जा रही थी। दीवार खासी ऊंची थी मगर मेरे लिए उसे फांदना मुश्किल नहीं था। दीवार के करीब जाकर मैंने उछलकर दीवार की मुंडीर पकड़ी और दूसरी तरफ कूद गया। पीछे तेज तेज कदमों की आवाज़ आने लगी। यह आवाज़ उसी भारतीय सीआईडी वाले के कदमों की थी। जाहिर है वो मुझे दीवार फांदते देखकर मेरे पीछे भागा था। मैं स्कूल की दीवार की दूसरी तरफ गिरा। ये स्कूल के नौकरों के क्वार्टरों का पिछवाड़ा था और यहाँ दुनिया और जहान का झाड़ झंकार लगा हुआ था। एक कुत्ता मुझे देखकर भौंका। दो चार मुर्गियाँ कुड़कुड़ाती हुई इधर उधर भाग गईं। किसी क्वार्टर में से आदमी की आवाज़ आई और कुत्ता खामोश हो गया। मैं दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। क्वार्टरों से निकलकर तरकारियों की एक छोटी सी खेती को रौंदता हुआ मैं स्कूल के बरामदे में से होकर एक कमरे में घुस गया जहाँ एक काली कलौटी उस्तानी बच्चों को पढ़ा रही थी। वह मुझे देखकर डर गई। उसने शोर मचा दिया। मैं कमरे के दूसरे दरवाजे से भागकर जनूबी बरामदे में आ गया। मेरा ब्रीफकेस मुझे परेशान कर रहा था। मुझे अपने पीछे तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इंडियन सीआईडी का आदमी मेरे पीछे भागता चला रहा था। मैं स्कूल के अगबी गेट की तरफ दौड़ा। मेरी नज़र एक साइकिल पर पड़ी जो गेट की दीवार के साथ खड़ा था। लपे कर मैं साइकिल पर सवार हुआ और बेतहाशा पाँव मारता स्कूल के हाथे से सड़क पर निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। देखते ही देखते मैं 2-3 बाज़ारों में से गुजर गया। ब्रीफकेस हाथ में थामने की वजह से साइकिल का हैंडल गैर मुतवाजन हो जाता था, फिर भी मैं उसे उड़ाए लिए जा रहा था। मैं इन बाज़ारों से ना वाकिफ था। कुछ पता नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। अब मुझे साइकिल छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था कि ताक़ुब करने वाला किसी रिक्शा या टैक्सी पर मेरा पीछा करने लगा हो। एक जगह सड़क बाएं जानिब घूमी तो मैंने एक टैक्सी देखी जिसमें से सवारियां उतर चुकी थीं और एक आदमी टैक्सी वाले को किराया दे रहा था। मैं तेज़ी से टैक्सी की तरफ गया। साइकिल एक छकड़े के साथ लग गई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में बैठ गया। रेलवे स्टेशन चलो, मैंने अंग्रेज़ी में कहा। टैक्सी ड्राइवर पैसे बटुए में रख रहा था। मैंने जेब से 50 रुपये का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जल्दी चलो रेलवे स्टेशन। नोट देकर ड्राइवर की बाँछें खिल गईं। उसने मीटर डाउन किया और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो इंडियन जासूस कहीं नज़र न आया। मैं उसे जल देने में कामयाब हो गया था। फिर मैंने सर नीचे कर लिया और टैक्सी वाले को तेज़ चलने की हिदायत की। टैक्सी बड़ी सड़क पर आकर रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। मैंने पहली बार इत्मीनान का सांस लिया। दिन का वक्त था। तरचनापुली के रेलवे स्टेशन पर काफ़ी रौनक थी। वो आदमी मुझे कहीं दिखाई ना दिया। फिर भी मैंने प्लेटफार्म का टिकट लिया और प्लेटफार्म नंबर पर आकर टी स्टॉल की ओट में दीवार के साथ लगे हुए बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म पर मुसाफरों का काफ़ी रश था। शायद कोई गाड़ी आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं उठा और रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ से मैंने टैक्सी ली और उसे कृष्णा होटल चलने को कहा और सर नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया। खुदा जाने कहाँ कहाँ से घुमाता हुआ ड्राइवर मुझे कृष्णा होटल ले गया। अपने कमरे में आकर मेरी जान में जान आई। मैंने खिड़की का पर्दा ज़रा सा हटाकर नीचे सड़क पर देखा। कोई मशकूक आदमी दिखाई ना दिया। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुमकिन है मुझे तरचनापुली शहर में भी 1 महीना मज़ीद ठहरना पड़े। सारा दिन होटल में पड़े रहने से मैं होटल वालों की नज़रों में आ सकता था। इन दिनों ढाका फाल के बाद सारे हिंदुस्तान में ये अफवाहें आम थीं
کہ मशरक़ी पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं शहर को छोड़ भी नहीं सकता था। 5 मील नारोमनी मिशन के एजेंट मुझे किसी वक्त भी तलब कर सकते थे। मैंने वक्ती तौर पर इन परेशान कुन ख्यालात को जहन से निकाल दिया और खाना कमरे में भिजवाने के लिए सर्विस वालों को फ़ोन कर दिया और ख़ुद अखबार पढ़ने लगा। 20-1 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी तो मैं चौंक पड़ा। उठकर चाबी के सुराख में से बाहर देखा। होटल का बेरा खाने का तश्त लिए खड़ा था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का एक पट खोल दिया। बेरा कमरे में आकर खाना लगाने लगा। यहाँ होटल के मुलाजमों को यही पता था कि मेरा नाम राजा राम तिवाड़ी है। मैं जलंधर का रहने वाला हूँ और अपनी फर्म के लिए ऑर्डर बुक करवाने तिरुचिरापल्ली आया हूँ। चुनाचे सब लोग मुझसे अंग्रेज़ी या टूटी फूटी हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते थे। बेरे ने मुझे बताया कि निसफ घंटा कबल मेरा फ़ोन आया था। मैं उस वक्त अपने कमरे में नहीं था। मैंने पूछा किसका फ़ोन था। बेरे ने कहा कि कोई औरत बोल रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। यकीनन सांवली सी खुशी का लड़की मालिनी अय्यर होगी, जिसको मैंने मंदिर से वापस आते हुए कृष्णा होटल का नाम बताया था। बेरा चला गया तो मैं मालिनी अय्यर के बारे में सोचने लगा। कहीं ये लड़की भी दुश्मन की एजेंट न हो। मुझे इससे दूर रहना होगा। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने अंग्रेज़ी में पूछा, मिस्टर तिवाड़ी बोल रहे हैं? ये मालिनी के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। तिरुचिरापल्ली शहर में यही एक लड़की मुझे जानती थी। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं तिवाड़ी बोल रहा हूँ। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, तुम नहीं थे। सोनो मैं कंदरम मार्केट में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। वही मार्केट जहाँ तुमने मुझे एक दुकान से निकलते देखा था। उसी दुकान के सामने एक रेस्तोरां है, वहाँ मैं मौजूद होंगी। क्या तुम आओगे? मैं मालिनी बोल रही हूँ। मालिनी यार, मैंने टेलीफोन करने और काफ़ी की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत की और कहा कि मैं आज शाम तक बेहद मसरूफ़ हूँ, कहीं नहीं जा सकता, फिर किसी रोज़ मिलूँगा। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन एक बार घंटी फिर बज उठी। मालिनी मेरे एकदम फ़ोन बंद कर देने से सख्त नाराज़ थी। तुमने मेरी तौहीन की है, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और इस बार उसने फ़ोन बंद कर दिया। चलो ये भी अच्छा हुआ जान छूटी, मैंने सोचा। लेकिन यह ख्याल अब दिल को परेशान करने लगा कि अगर ये लड़की एजेंट है तो इसे मेरे होटल और कमरे का पता चल गया है, वो मुझे पकड़वा सकती है। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी इस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े सुपर गिरोह का आदमी हूँ और मेरे शनाख्ती कार्ड पर टॉप सीक्रेट B69 का नंबर लिखा है। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वही मेडिकल चेकअप वाली बात बार बार मुझे परेशान कर देती थी, क्योंकि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जिस आदमी को पाकिस्तान दुश्मन मिशन के लिए चुना था और जिसको मैंने कत्ल करके ये भेष बदला था, वो भी एक पंजाबी हिंदू था। इन हक़ के पेश नज़र ज़रूरी था कि मैं ये होटल तब्दील कर दूँ। अब सवाल ये था कि अपने गैंग के आदमियों को इतला दिए बगैर मैं होटल नहीं बदल सकता था, और उनमें से अभी तक ना तो किसी का फ़ोन आया था और ना ही वो खद्दर पोश एजेंट मिलने आया था। आखिर मैंने यही फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसी होटल में रहना होगा। मेरे पास कोई पिस्तौल या खंजर भी नहीं था। सोचा रात को बाज़ार में जाकर और कुछ नहीं तो एक चाकू ही खरीद लिया जाए। रात को खाना खाने के बाद टैक्सी लेकर एक मार्केट में चला गया और चाकू खरीद कर वापस होटल में आ गया। दूसरे दिन मैंने होटल वालों को यह तासुर दिया कि मुझे बुखार है और सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहा। पाकिस्तान दुश्मन गैंग की जानिब से ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही कोई उनका जासूस मुझसे मुलाकात करने आया। अगले रोज़ दोपहर के बाद सख्त बोर हो गया। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था उसके पीछे एक कुशादा पार्क के किनारे एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर में एक सिनेमा भी था। यहाँ ग्रिगोरी पेक की एक अंग्रेज़ी फ़िल्म चल रही थी। रात को खाना खाने के बाद दिल चाहा कि क्यों ना फ़िल्म का आखिरी शो देखा जाए। सिनेमा घर ज़्यादा दूर भी नहीं था। चुनाचे मैं 9:45 बजे कमरा बंद करके सिनेमा घर की तरफ चल पड़ा। मैं वीरान और कम रोशन रास्ते से होता हुआ सिनेमा घर की इमारत में पहुंच गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैंने टिकट लिया और हॉल में आकर बैठ गया और फिल्म देखने में मगन हो गया। हॉल में ज़्यादा लोग नहीं थे। इंट्रोल हुआ। मैं कैंटीन पर कॉफ़ी पीने के लिए आ गया। यह मेरी गलती थी, मुझे सिनेमा हॉल में ही रहना चाहिए था। जनूबी हिंद में चाय कम और कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। कैंटीन पर कुछ दूसरे लोग भी कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे। कैंटीन के पहलू में एक काउंटर सा बना हुआ था जिसके ऊपर तामुल और अंग्रेज़ी में मुस्लिम बिरयानी एंड कॉफ़ी शॉप लिखा था। एक लड़का वहाँ खड़ा ग्राहकों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। जनूबी हिंद के मुसलमान बिरयानी बहुत अच्छी पकाते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं।
यहाँ रेलवे स्टेशन पर भी बिरयानी के पार्सल मिलते हैं। ये लोग केले के पत्तों में पैक करके मुसाफिरों को देते हैं, जिन्हें वो पार्सल कहते हैं। मुस्लिम कॉफ़ी शॉप को देखकर मैं बेख्तियार काउंटर के पास चला गया और कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, और काउंटर पर कोहनी टिकाकर एक तरफ घूम कर देखा तो मेरे जिस्म में खून जैसे जम सा गया। वही कम वक्त सिगरेट सर्विस का आदमी कोने में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। उसने भी मुझे देख लिया था। मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया और कॉफ़ी की प्याली थाम कर चुस्कियाँ लेने लगा, लेकिन अब कॉफ़ी मेरे लिए जहर हो गई थी। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था कि इतने में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और पंजाबी ज़बान में ऐसा से कहा, मुसलमानों की काफ़ी बड़ी चंगी होती है। पंजाबी में जुमला अदा करके उसने मुझे ये तसर देने की कोशिश की थी कि वो मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गया है और मेरा राज उस पर फांस हो चुका है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। वो भारतीय पंजाब पुलिस या फौज का आदमी था। मैंने अपने हवास को कतन मुंतशिर न होने दिया। इस वक्त मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरे काम आ रही थी, जिसने मेरे एहसास को खुलादी बना दिया था। मैंने भी पंजाबी में मुस्करा कर जवाब दिया, जी हाँ, हमें अमृतसर में इस किस्म की काफ़ी नहीं मिलती। उसके होंठों पर मेरी खेज मुस्कुराहट उभरी। उसकी चमकीली निगाहें मेरे दिल में उतरी जा रही थीं। मेरा कंधा दबाकर बोला, पाकिस्तान में भी ऐसी काफ़ी नहीं मिलती होगी। मैं बिल्कुल अनजान बन गया और कहा कि मैं सिर्फ एक बार ही पाकिस्तान गया हूँ, जी मुझे मालूम नहीं। उसने दूसरा हाथ जेब में डाला और पिस्तौल निकाल कर अपने हाथ में थाम लिया। मिस्टर, तुम बाजी हार चुके हो। मैं तुम्हारी तलाश में सुबह से घूम रहा था। बाहर मेरी जीप खड़ी है, चुपके से मेरे आगे आगे चलकर उसमें बैठ जाओ। बाकी बातें पुलिस स्टेशन पर होंगी। खबरदार भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, आपको गलतफहमी हुई है। मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। अमृतसर का रहने वाला हिंदू हूँ, प्लास्टिक मसनूआत की कंपनी का एजेंट हूँ और यहाँ अपने माल के लिए ऑर्डर बुक करने आया हूँ। ये देखो मेरा शनाख्ती कार्ड है। मैंने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसके सामने कर दिया। उसने कार्ड पर B69 लिखा हुआ देखा। एक लम्हे के लिए वो ठुठक सा गया, मगर इस कम बखत को मेरे मुसलमान और पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन हो चुका था। फौरन ही पिस्तौल की नली थोड़ी सी और आगे करके बोला, इसका मतलब है कि तुमने अपना जाल बहुत दूर तक फैला रखा है। अब तो तुम्हारी गिरफ्तारी ज़रूरी हो गई है। तुम हमारी सीक्रेट सर्विस वालों को भी उल्लू बना रहे हो। चलो थाने, तुम्हारे मुसलमान होने का तो जाते ही पोल खुल जाएगा। हम सारी गुफ्तगू पंजाबी ज़बान में कर रहे थे। पिस्तौल का रुख उसने यूँ मेरी तरफ कर रखा था कि कोई दूसरा उसे देख नहीं सकता था। उसने पिस्तौल से मुझे आगे चलने का इशारा किया। हालात का तकाजा था कि मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर अमल करूँ। सिनेमा घर से निकलकर मैं कोई कमांडो अटैक कर सकता था। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे पास चाकू भी नहीं था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो मेरे साथ बिल्कुल लग कर चलने लगा। जीप तक पहुंचने से पहले पहले कुछ कर गुजरना चाहिए था। कंट्रोल होने की घंटी बजी और लोग सिनेमा हॉल के दरवाज़ों का रुख करने लगे। मैं खामोशी से सड़क क्रॉस करने लगा। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। हम जीप के करीब पहुंच गए। उसने मुझे आगे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अपने बाएं हाथ में थाम कर उसने पिस्तौल की नाली मेरी पसलियों के साथ लगा दी और दाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दिया। रात के 10:30 का अमल हो गया। तर्चना पुलिस शहर की सड़कें ट्रैफिक से खाली थीं। उसे जीप चलाने और स्टीयरिंग कंट्रोल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। डायल की सुई बता रही थी कि जीप 35 मील फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। शायद पुलिस स्टेशन करीब आ रहा था। जीप की रफ्तार हल्की हो गई। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसी वक्त कुदरत ने मुझे एक सुनहरा मौका मुहैया कर दिया। एक ट्रक बगली सड़क से निकलकर अचानक सामने आ गया। उसने एकदम ब्रेक लगाया और उसका बायां हाथ जिसमें पिस्तौल था कुदरती तौर पर स्टीयरिंग की तरफ उठा। मैंने दाएं हाथ की शदीद ज़रब उसकी कलाई पर लगाई। पिस्तौल उसके हाथ से छोड़कर गिर पड़ा। मैंने पिस्तौल पर हाथ डाला तो उसने बायां हाथ मेरी गर्दन पर मारा। दूसरी तरफ ट्रक तूफानी अंदाज में हमारे पहलू से निकल गया। जीप का तवाज़ुन बिगड़ गया। दूसरा ही लम्हे पिस्तौल मेरे हाथ में था और उसकी नाल एजेंट की गर्दन से लगी हुई थी। जीप को वापस मोड़ो, मैंने हुक्म दिया। उसने जीप खामोशी से मोड़ लिया, मगर बहुत जल्द सड़क के किनारे ले जाकर रोक दिया और बोला, तुम पुलिस की इज़्ज़त से नहीं बच सकोगे। मेरे साथी जो सिनेमा में मेरे साथ खड़े थे मेरे खुफिया इशारे पर थाने खबर कर चुके हैं और वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए बेहतर है कि खुद को मेरे हवाले कर दो। मैंने जवाब देने की बजाय ट्रिगर दबा दिया। एक धमाका हुआ। गोली उसकी गर्दन फाड़ती हुई निकल गई। खून उबल पड़ा और वो स्टीयरिंग पर झुक गया। मैंने उसे जीप से नीचे गिराया
और जीप स्टार्ट करके उसे तूफानी अंदाज से चलाता हुआ सिनेमा घर के अक्का में कोई एक फरलांग के फासले पर लाकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में खड़ी कर दिया। पिस्तौल जेब में रखा और जीप से कूद गया। मैं फुटपाथ पर दरख्तों के नीचे अंधेरे में तेज तेज चला जा रहा था। होटल की लॉबी सुनसान पड़ी थी। मैंने अपने लिबास का जायजा लिया। मेरी कमीज पर कॉलर के करीब थोड़ा सा खून लगा हुआ था। मैं गर्दन खुजाने के बहाने कॉलर को हथेली से ढांपते होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने कमीज उतार कर कैंची से कॉलर काट डाला, फिर उसे पुर्जे पुर्जे करके फ्लश में बहा दिया। पिस्तौल को खोल कर देखा, उसमें भी गोलियां मौजूद थीं। मैंने उसे पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और बत्ती बुझाकर खिड़की से पर्दा हटाकर नीचे देखा। होटल का फ्रंट पोर्शन खाली था। मैं बिस्तर पर लेट गया। जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह इंडियन ऑफिसर की लाश और जीप मिल जाएगी। पुलिस इस सारे इलाके की तलाशी के लिए निकल खड़ी होगी। इस सूरत में मुझे पिस्तौल अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैं उठ बैठा। इस होटल के पिछवाड़े एक बाग था जो रात के वक्त अंधेरे में डूबा था। मैंने पिस्तौल को रुमाल में लिपेटा और बाग में ले जाकर एक जगह दफन कर दिया तो मेरे जहन से एक बोझ सा उतर गया। रात के 1 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो दिन काफ़ी निकल आया था। नाश्ते के बाद मैंने रेडियो खोला। अंग्रेजी न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया। मैं गौर से सुनने लगा। ये मकामी खबरें थीं। न्यूज़ कास्टर बता रहा था कि संथिया रोड पर गुज़श्ता रात इंडियन पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस सरगर्मी से कातिल को तलाश करने की कोशिश कर रही है। ख्याल है कि यह वारदात किसी गैर मुल्की जासूस ने की है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। दोपहर को पुलिस के 2 इंस्पेक्टर होटल में भी आ गए, मगर थोड़ी देर होटल के मैनेजर से बात करके वापस चले गए। होटल के मैनेजर ने अपने होटल को बदनामी से बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत दे दी थी। यह बात मेरे हक में अच्छी साबित हुई। मैं पूछगछ से महफूज रहा। मैं शाम तक अपने कमरे से नहीं निकला। अब एक नई परेशानी बार बार मेरे दिल में सर उठा रही थी। जिस ऑफिसर को मैंने हलाक किया था, उसने सिनेमा की लॉबी में खड़े अपने साथियों को खुफिया इशारे से मेरे बारे में बताया था। गोया उन्होंने मुझे देख लिया था और मेरी यानी कातिल की शनाख्त हो चुकी थी, और अगर उनसे आमना सामना हो गया तो वह मुझे फ़ौरन पहचान लेंगे। मैं 2 दिन तक होटल में बंद रहा। तीसरे दिन मैं टहलने के लिए सड़क पर आ गया। 2 दिन कमरे में बंद रहकर मैं तंग आ गया था। कम बखत नकाब पोश एजेंट की जानब से भी कोई पेश रिफत नहीं हो रही थी। कम अज़ कम उनकी तरफ से कोई इशारा मिल जाता तो मुझे इस दुश्मन शहर से निजात मिल जाती। मिशन पामेल नारोमनी के महाज पर तो जैसे मौत का सन्नाटा तारी था। उनकी तरफ से आदमी तो दरकिनार कोई फ़ोन भी नहीं आया था। मैंने सिनेमा वाले शॉपिंग सेंटर की तरफ जाने की बजाय बड़ी मार्केट का रुख किया। मैं फुटपाथ पर कोठियों की दीवार के साथ साथ जा रहा था। मान मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा पीछा किया जा रहा हो। जब मैं बड़ी सड़क पर आया था तो मैंने सुरमई धुंधलक्के में एक इंसानी जिस्म को कोने वाली कोठी की दीवार के साथ लगे देखा था, जिसने मेरे पीछे चलना शुरू कर दिया था। एक बस स्टॉप पर मैं रुक गया कि हो सकता है यह मेरा वहम हो, लेकिन मुझे बस स्टॉप पर रुकते देखकर वो भी फुटपाथ पर रुक गया। मैंने सोचा कि अगर बस आ गई तो इसमें बैठ कर निकल जाऊंगा। अभी मैं इसी उधेड़ बन में था कि एक छोटी सी एम्बेसडर गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने देखा कि तर्चना पुली की सांवली दोशीज़ा मालिनी एयर अगली सीट पर बैठी मेरी तरफ देखकर मुस्करा रही थी। मिस्टर तिवाड़ी, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इस वक्त यह तामुल दोशीज़ा फरिश्ता रहमत बनकर आ गई थी। मैं फ़ौरन उसकी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज कहाँ जा रहे हो? मालिनी ने पूछा। मैं सामने लगे आईने में पीछे देखने की कोशिश कर रहा था। तारीकी छा चुकी थी। मुझे वो आदमी दिखाई ना दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए मालिनी से कहा कि यूं ही सैर के लिए निकला था। वो जल्दी से बोली, फिर मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपना एल्बम दिखाऊंगी, काफ़ी बनाकर पिलाऊंगी। मैं इस वक्त किसी गुमनाम मकाम पर कुछ देर छुप कर वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए हामी भर ली। वो बड़ी खुश हुई और उसने एक चौक में गाड़ी अपने मकान की तरफ मोड़ दी। मालिनी एयर की छोटी सी कोठी चारों तरफ से नारियल और केले के दरख्तों में घिरी हुई थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले गई। उसकी सजावट बेहद सादा थी। एक तरफ कोने में तानपुरा रखा था। ताक में विष्णु भगवान की मूर्ति के सामने दिया रोशन था। ये लोग विष्णु थे। मैंने मालिनी से पूछा कि क्या वो इस घर में अकेली रहती है। वो मुस्करा कर बोली, नहीं, मैं अपने डैडी के साथ रहती हूँ। मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। मैंने पूछा, वो बच्चा किसका था जिसे तुम उस रोज़ बाग की सैर करा रही थी? उसने कुछ शर्माते हुए कहा, वो रामेश्वरम से मुझे मिलने आई थी। 2 रोज़ हुए वापस चली गई।
ठहरो, मैं तुम्हें डैडी से मिलाती हूँ। वह पर्दा उठाकर दूसरी तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटा और मालिनी अय्यर के साथ एक उधेड़ उम्र का दुबला पतला सांवला सा इंतहाई तेज आंखों और ज़हीन नकोश वाला हिंदू नमोदार हुआ। वो जनूबी हिंद के विश्नव हिंदू वाले सफ़ेद धोती कुर्ते में मलबूस था। मालिनी ने अंग्रेजी में मुझसे अपने बाप का तारुफ कराया और मेरे बारे में भी अपने बाप को बताया। उसके बाप का नाम कृष्णा नायर था और वह मुझसे हाथ मिलाए बगैर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और मालिनी की तरफ देखकर कहा, बेटी मिस्टर तिवाड़ी के लिए काफ़ी बनाओगी। मालिनी उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब उसके बाप ने मुझसे बातें शुरू कर दी। वो मुझसे सवाल पर सवाल करने लगा। मेरी गोद क्या है, किस तिवाड़ी ख़ानदान का हूँ, मेरी कितनी बहनें हैं, अब तक शादी क्यों नहीं की, माँ बाप कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। साफ ज़ाहिर था कि मालिनी ने अपने बाप से खुलकर कह दिया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और उसका बाप मुझसे इस सिलसिले में ज़रूरी पूछगछ कर रहा है। शायद इसलिए मालिनी मुझे बार बार अपने घर बुला रही थी। मैंने अय्यर को अपनी नकली ज़ात और गोद के बारे में हिंदू ज़ात पात के मुताबिक जवाब दिया, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक आला हिंदू घराने से है। मालिनी का बाप बेहद खुश हुआ। मैंने गुफ्तगू का मौजू बदलने के लिए मालिनी के बाप से पूछा कि वो कौन सा बिजनेस करते हैं। अय्यर अपने गंजे सर को खुजाते हुए बोला, मैं बिजनेसमैन नहीं पुलिसमैन हूँ।